Yes, hello to everybody. I welcome you all to this new series from KSG. इसका नाम हमने रखा है Daily News Digest. And the agenda of this series is that we are going to bring important articles from various newspapers and उन articles को हम आप लोगों के लिए simplify करेंगे. यूपीएससी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो बेसिकली हमारे टारगेट ऑडियंस है. लेकिन अगर अखबार को अच्छे से समझना है तो भी उन लोगों को भी ये चीज़ बेनिफिट कर जाएगी. So we'll be discussing some articles from the newspaper, and we are going to also tell you as to what is to be read from that article, and subsequently हम इस discussion को आगे लेके जाएंगे. So I'm starting with the first article for the day. This was basically there in the Hindu of today's paper. European Union's CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, deforestation norms are unilateral and arbitrary. This has been said by the finance minister. If I go into the nitty-gritties of this particular article, I would want the students to know कि सबसे पहले तो ये टर्म को पता लगाइए कि ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है क्या. राइट. तो दिस एक चीज जो हमें अभी तक समझ में आ गई कि ये यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव. दूसरी बात ये है कि व्हाई इज देयर लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यू एंड क्राई particularly among the developing countries when it comes to this particular mechanism, because CBAM का जो मेजर एजेंडा है वो ये है कि कैसे कोशिश की जाए कि वो कंट्रीज जो कुछ हद तक कार्बन इंटेंसिव नहीं है या जिनके प्रोडक्ट्स में जिनके आउटपुट में कार्बन का उत्सर्जन होता है, कार्बन का रिलीज होता है, उनके ऊपर एक टैक्स इंपोज किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन. राइट. तो दिस पर्टिकुलर टर्म has a potential of being asked in question, and this article also has some very specific terms like net zero commitments जो इंडिया ने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो 26 समिट हुई थी उसमें कमिटमेंट की थी 2021 में. तो ये भी हमारे लिए थोड़ा सा जानने के लिए इम्पोर्टेंट है. और कैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को इम्पोज कर रही हैं और कैसे डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम. दिस हैज टू बी सीन बाय दी स्टूडेंट्स. अब ये टॉपिक इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे या इससे एसोसिएटेड पेरिफेरल टॉपिक पे बहुत सारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं. जैसे 2023 का ये क्वेश्चन है, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइडस्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. कार्बन border adjustment mechanism, carbon markets, anything, carbon credits, anything associated with carbon has a potential of being asked in the examination. पूछा जा सकता है. फिर सर उसी के जैसा इसी तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं लेकिन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, इस पे भी एक क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है. ये भी यूरोपियन यूनियन ने स्टार्ट किया था. तो यूरोपियन यूनियन कोई दूसरा देश अगर किसी स्पेसिफिक इनिशिएटिव को स्टार्ट करता है तो यू शुड बी लुकिंग एट दैट. दिस इज वन टॉपिक जो बार बार आता है. सिमिलरली ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट, ये भी यूपीएससी ने 2017 के पीरियड में पूछ रखा है. तो दीज आर दी पॉपुलर क्वेश्चंस व्हिच हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी. सर लेकिन इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट फैसिलिटी की बात करते हैं, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीलिम्स के लिए या? सर मेरे हिसाब से ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मेंस में एज सच चांसेस कम है कि फुल फ्लेजेड एक क्वेश्चन आ जाए. बट प्रीलिम्स में यूपीएससी क्या करता है, पहले कीवर्ड या टर्म पूछता है और पूछता है कि ये किसने स्टार्ट किया है, ये इनिशिएटिव स्टार्ट किसने किया. तो दे माइट आस्क इन द नियर फ्यूचर कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को स्टार्ट किसने किया. तो वी शुड बी अवेयर ऑफ द एंटिटी हु स्टार्टेड दिस. इन आवर केस दिस इज द यूरोपियन यूनियन. तो यूरोपियन यूनियन ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है. एक आर्टिकल और है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, जो डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि व्हाई बैटरी स्टोरेज इज एसेंशियल फॉर रिन्यूएबल हेवी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड. अब ये आर्टिकल आया है आज के इंडियन एक्सप्रेस. इस आर्टिकल की जो खूबी है वो ये है कि यहाँ पे दे वेरी इलेबोरेटली डिस्कस्ड एज टू व्हाट इज द करंट स्टेज इन टर्म्स ऑफ बैटरी. हम कहाँ पे हैं फिलहाल और कैसे बैटरीज को तो हमें साइमल्टेनियसली डेवलप करना पड़ेगा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी आर स्विचिंग टू रिन्यूएबल्स. तो इंडिया का बड़ा एम्बिशियस टारगेट है कि हमारा लगभग हाफ ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी रिन्यूएबल से आएगा. प्लीज ट्राई एंड नोट डाउन दिस डेटा बिकॉज इस तरह का डेटा जब आप आंसर लिखते हो तो आपको कोट करना रहता है. तो स्टूडेंट्स को मैं चाहता हूं कि इस आर्टिकल से कुछ डेटा पिकअप कर लें वो. प्लस यहाँ पे कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं जैसे द ग्रिड हैज रीच्ड द 15-20% मार्क. व्हाट इज दिस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, ये होती क्या है. हैव देयर बीन डिस्टर्बेंसेस व्हेन इट कम्स टू नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड. थोड़ा सा इसको आपको अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल जाके भी अगर चीजें देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. प्लस इसमें कुछ सर्विसेज के नाम लिखे हुए हैं जैसे प्राइमरी सर्विसेज, सेकेंडरी सर्विसेज, टर्शियरी सर्विस. तो दीज आर दी वेरियस एंसिलरी सर्विसेज जो कि पावर के डिमांड और सप्लाई को कुछ हद तक रेगुलेट करती हैं. कोविड का फिर इसमें एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल लिखा है विच कैन आल्सो बी एक्टिंग एज अ केस स्टडी फॉर योर आंसर्स
कि 5 अप्रैल 2020 को जब पहला लॉकडाउन हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव लिया था जिसमें 9 बजे रात के 9 मिनट तक लाइट्स बंद करेंगे। अब वेन एवर सच इंसिडेंट हैपेंस द लोड समहाउ इंक्रीजेस, है ना। तो उस समय भी जो हमारा पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन है उसके एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बताया था कि किस तरह उन्होंने पावर के लोड को रेगुलेट किया। तो आई थिंक ऑल दिस, फिर यहाँ पे कुछ और टर्म्स लिखे हुए हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जो भी टर्म्स आपको यहाँ पे इस आर्टिकल में मिल रहे हैं, प्लीज ट्राई एंड रीड ऑन देम, ट्राई एंड फाइंड देयर डेफिनेशन, बिकॉज दीज आर थिंग्स विच कैन बी एक्चुअली आस्क्ड इन योर एग्जाम। इस पे भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ चुका है जो 2024 में लेटेस्ट इसी साल के पेपर में आया है कि बैटरी स्टोरेज बायोमास जनरेटर्स ये किस तरह के एनर्जी सोर्सेज होते हैं। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल फोर, एंड दिस ऑल्सो इज वन टॉपिक विच यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड। So these are the two articles from my side. Now I would like to invite Kanhaiya sir to take the conversation forward. Thank you. थैंक यू सर। आज के डिस्कशन में दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल सर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें फर्स्ट आर्टिकल जो रहेगा द हिंदू का, फर्स्ट आर्टिकल जो है दिस इज रिगार्डिंग दिस यूनियन कैबिनेट डिसीजंस टू नोट फॉर कंटिन्यूशन ऑफ फ्री फोर्टिफाइड राइस सप्लाई टिल दिसंबर 2028। तो ये जो फोर्टिफाइड राइस का सप्लाई है थ्रू वेरियस वेलफेयर स्कीम्स लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि जो फोर्टिफाइड राइस सप्लाई कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर दीज स्कीम्स, वो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है टिल 2028। तो इस आर्टिकल में स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट थिंग टू नो व्हाट इज फोर्टिफाइड राइस। तो मैं बता दूं, इसमें जो फोर्टिफाइड राइस होता है वो जो नॉर्मल राइस होता है उसमें एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और आयरन, उसके एडिशन से जो राइस बनाते हैं टू कर्ब दिस इशू ऑफ माल न्यूट्रिशन। सो या न्यूट्रिशन डिफिशियंसी जो होती है उसको कम करने के लिए जो फोर्टिफाइड किया जाता है मिनरल्स का प्लस न्यूट्रिएंट्स का, उसको बोलते हैं फोर्टिफाइड राइस। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड थिंग विच इज दिस स्कीम्स जो यहाँ मेंशन है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और मैं एक चीज और बता दूं, ये जो आर्टिकल रहेगा हम इसको GS3 में रखेंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो पार्ट है GS3 का। तो उसमें या फूड सिक्योरिटी जो हमारा आता है उसके अंडर में इस पूरे आर्टिकल को रखेंगे। इसको हंगर और माल न्यूट्रिशन में हमें देखना है तो GS2 के अंडर में आएगा। तो इस तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। तो पहली स्कीम यहाँ मेंशन है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये स्टूडेंट्स को रीड करना चाहिए। सेकंड है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, एंड थर्ड यहाँ पर मेंशन है PM पोषण अभियान। PM पोषण जिसको पहले मिड डे मील स्कीम भी बोलते थे, उसका नाम चेंज करके उसको बना दिया PM पोषण अभियान। तो ये स्कीम्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फर्स्ट थिंग फोर्टिफाइड राइस, सेकंड थिंग दीज स्कीम्स, थर्ड थिंग वुड बी द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। सो दिस हेल्थ सर्वे NFSC, National Family Health Survey, is regarding all the data and facts which are related to the health parameters in the country. So ये सर्वे का जो डाटा है, लेटेस्ट जो सर्वे 5 है जो 2019-20 का डाटा हमें देता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ था माल न्यूट्रिशन के ऊपर, उसमें भी हम इंट्रोडक्शन में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा देख सकते हैं कि अभी एनीमिया कितना है, इसका स्टेटस क्या है इंडिया में। तो लेटेस्ट डाटा जो प्रोवाइड करता है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे प्रोवाइड करता है अदर देन सेंसस डाटा। उसके बाद यहाँ पर मेंशन है आयरन डिफिशियंसी है, विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी है, कितने टाइप की होती है, कैसे होती है, वो स्टूडेंट को रीड करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग विच इज ऑल्सो मेंशन हियर इज की वाई राइस, राइस को ही हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल डाटा दिया हुआ है, ये डाटा स्टूडेंट को लिखना चाहिए, जिसमें लिखा हुआ कि 65% ऑफ द पॉपुलेशन कंज्यूम्स इट एज ए स्टेपल फूड। सो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कंज्यूम्स इट, सो दैट इस स्कीम में ये जस्टिफाई होता है कि हम राइस को कंसिडर करें फोर्टिफिकेशन के लिए। तो एक ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट से एक बॉडी मेंशन है यहाँ पर FSSAI, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि ये बॉडी कब फॉर्म हुई थी, किस एक्ट के थ्रू फॉर्म हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका मैंडेट क्या है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट है। कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है। फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसमें मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूँ तो ये लास्ट ईयर ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। सो इस ये वाला एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इससे पूछा जा सकता है। इसमें भी एनीमिया डिस्कस किया हुआ है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। मेंस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं
फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे क्वेश्चन आ चुका है मेंस 2019 में। मेंस 2021 में देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड फूड सिक्योरिटी बिल। In Mains 2022, there was another question which is regarding this major challenges of public distribution system. So इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, so this topic becomes very important. The second topic which I will like to add here is this from the same newspaper, The Hindu. सेकेंड आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है मालाबार एक्सरसाइज से। मालाबार एक्सरसाइज जो नेवल एक्सरसाइज है विच इंक्लूड्स मल्टीपल कंट्रीज और जो इंडिया होस्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर एक आर्टिकल दिया हुआ है। इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट थिंग इज टू नो अबाउट दिस इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन रीजन एंड इंडो पैसिफिक रीजन। सो फर्स्ट थिंग ये पता होना चाहिए आईआर के पर्सपेक्टिव से, जीएस2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि वाई इंडियन ओशन रीजन इज इम्पॉर्टेंट इन सेंस ऑफ its economic capability, economic trade and also security perspective। तो दोनों तरीकों से ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इंडो पैसिफिक रीजन हम क्यों उसको क्यों बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। सेकेंड थिंग यहाँ पर इम्पोर्टेंट है टू नो अबाउट दिस मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है यहाँ पर मेंशन है। इसमें इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करते हैं। 1992 में यह मेंशन है कि ये स्टार्ट हुआ था, ये भी इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। जो सिर्फ पहले इंडिया एंड यूएस के बीच में था, उसके बाद जापान उसमें ऐड हुआ और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया ऐड हुआ तो हम इसको कोऑर्डिनेशन के फॉर्मेट में इसको कंसिडर करते हैं इस एक्सरसाइज को। सर ये मालाबार एक कोस्ट है क्या? जी सर, मालाबार जो है, मालाबार जो नाम लिया गया है सर, एक कोस्ट है इंडिया की, जो वेस्टर्न कोस्ट का पार्ट है। फ्रॉम कोंकण कोस्ट, महाराष्ट्र के नीचे से कोंकण कोस्ट के हम कंसिडर करते हैं वेस्टर्न साइड से, टिल कन्याकुमारी, जो पूरी कोस्ट है हमारी वेस्टर्न कोस्ट इन सदर्न इंडिया, उसको हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। तो वहीं से ये ओरिजिन हुआ था इसका। तो जनरली अभी इसको जो होस्ट किया जाता है वो ईस्टर्न नेवल कमांड होस्ट कर रही है, but Malabar is term associated with this name of the coast from Western India. So this is regarding this article। और इसमें भी पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हम इसको कंसिडर करें जीएस3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट में, जिसमें डिफरेंट डिफेंस एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज और एयर एक्सरसाइजेस जो सारी हैं वो इंपॉर्टेंट रहती है। उसमें मेज द कॉलम आ सकता है प्रीलिम्स में, और मेंस के पर्सपेक्टिव से हम इसको एज एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। So this was from my side. Now I would like to invite Ganesh sir to continue the discussion. Thank you, Ganesh sir. From my side also, there are a couple of information which are really important from the exam point of view. First, this information that PM Modi is going to visit the Laos. अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जीएस पेपर 2 का पार्ट है, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन कम्स अंडर द रीजनल ग्रुपिंग। इसमें 3 टेक अवे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, you can know more about the ASEAN India Summit, that ASEAN क्या है, कैसे बनी ASEAN, इस फोरम का ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज ASEAN का पार्ट है, एंड ऑल्सो यू कैन नो मोर अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ASEAN फॉर इंडिया एंड व्हाट आर द मेजर कंसर्न ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द ASEAN। सिमिलरली यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम देके रखा हुआ है, उसका नाम है ईस्ट एशिया समिट। आप इसको भी पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं कि ये क्या है, क्यों है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेवेंस है और इसके साथ चैलेंजेस क्या है। यहाँ पे एक और टेक अवे है, वो है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ओके, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ें कि ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड सिमिलरली देयर वाज अनदर पॉलिसी कॉल्ड लुक ईस्ट पॉलिसी। अब ये जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन आ चुका है। फॉर एग्जांपल इन 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि फ्री ट्रेड पार्टनर पूछे थे ASEAN के कौन कौन से, सो उन्होंने ये ऑप्शन देके रखे हुए थे एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सिमिलरली 2015 में भी एक क्वेश्चन आया था जो ASEAN और ईस्ट एशिया समिट से रिलेटेड था। इसमें एक मेंस पे भी क्वेश्चन आया है अभी 2016 के अंदर, जो लुक ईस्ट पॉलिसी से है। ओके, सो अब ये 3-4 इंफॉर्मेशन इसमें से कवर कर सकते हैं। बेसिकली ऐसी 3 इंफॉर्मेशन है जिसपे आप थोड़ा सा और पॉइंट्स बना सकते हैं। मूविंग ऑन टू द Ganesh नेक्स्ट। sir, यस, Ganesh sir, as you was talking about कि India has some concern related to ASEAN, so can you elaborate on this? श्योर सर।
देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो इशू आता है आसियान के साथ इंडिया का, वो है ट्रेड इम्बैलेंस का। क्योंकि हमेशा से हम देखते आ रहे हैं, जब से ये हमारे रिलेशंस बने हैं आसियान कंट्रीज के साथ, कि ट्रेड डिफिशिएट ही रहा है हमारा। तो एक ट्रेड इम्बैलेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है यहाँ पे। दूसरा एक इशू आता है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी का। ऑल्दो एक फ्लाइट कनेक्टिविटी तो है, बट रेल, रोड और शिप कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ पे। एक इनिशिएटिव था, उसका नाम था इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, बट वो भी डिले हो गया है। सिमिलरली देयर वाज अनदर इशू कॉल्ड कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, बट वो भी किसी कारणवश डिले हो चुका है। तो एक कनेक्टिविटी का बड़ा इशू है यहाँ पे। ऑल्दो डिजिटल कनेक्टिविटी तो है इन कंट्रीज के साथ हमारी, बट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो एक ये मेजर इशू है। इसके बाद एक थर्ड जो सबसे बड़ा इशू है वो है चाइना का। तो राइज ऑफ चाइना एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ओवर द आसियान, ये भी एक बड़ा मेजर इशू है यहाँ पे। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज ऑफ द डे, दैट इज आरबीआई का है ये टॉपिक। सो अभी आरबीआई ने कहा है कि अपने जो रेपो रेट है वो चेंज नहीं करेगा। तो द टेक अवे फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन इज दैट यू शुड, मतलब यू कैन नो मोर अबाउट द टर्म्स लाइक डिसइंफ्लेशन, इन्फ्लेशन, लाइक टर्म्स लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये आप पढ़ेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि फिल्म्स में इस तरह के टर्म्स पे, इकोनॉमिक टर्म्स पे क्वेश्चन आते रहे हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट लेकर रखा हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज कई बार हमने देखा है कि प्रीलिम्स में और मेंस में इस पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। और आप जान सकते हैं इसके बारे में। यू कैन नोट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कमिटी, व्हाट आर द फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कमिटी, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दिस कमिटी। ठीक है, इस तरह के आप इंफॉर्मेशन को कवर कर सकते हैं इसमें। सिमिलरली यहाँ पे कुछ फैक्चुअल डेटा देके रखा हुआ है इंडिया के जीडीपी से रिलेटेड, इंडिया के इन्फ्लेशन से रिलेटेड, तो वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ डेटा देके रखा हुआ है, वो आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे प्रीवियस ईयर में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एमपीसी से 2017 के अंदर। सिमिलरली एक 2020 में अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन आया था मॉनेटरी पॉलिसी से लेके। देन मेंस में भी एक क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड। सो और ये जीएस पेपर 3 का पार्ट है, हमारे इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। नाउ आई लाइक टू इनवाइट गौरव सर टू टेक ओवर। थैंक यू अब्दुल सर। सो दो आर्टिकल्स मैंने आज चूज किए हैं, बोथ फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। पहला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज केमिस्ट्री को जो नोबेल प्राइज मिला है, जिस अचीवमेंट के लिए मिला है, ये इस पे है। तो एक न्यू इनिशिएटिव थी अल्फा फोल्ड। तो स्टूडेंट शुड नो, दो तीन टेक अवेज है बेसिक कि व्हाट इज अल्फा फोल्ड। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनरली यूपीएससी आस्क क्वेश्चन अबाउट रिसेंट एडवांसमेंट इन द साइंस। सो अल्फा फोल्ड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। देन दे इज लाइक व्हाट इट डज, क्या है वो। तो वो एक एल्गोरिदम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिदम है दैट सॉल्व द प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होगा वो उसको सॉल्व करता है। गिवन द लाइक उस पे पहले से डेटा कुछ फीड किया गया है, उसको लर्न करके उसने वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बता देता है। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और थिंग इज हाउ लाइक प्रोटीन स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है। तो देयर आर लाइक एमाइनो एसिड्स, और उसका जो पॉलीमर होता है वो दैट इज प्रोटीन। एंड हाउ मेनी एमाइनो एसिड्स आर देयर, इट इज मेंशन्ड देयर आर 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एमाइनो एसिड्स। तो ये सेकंड इंफॉर्मेशन है कि हमारे शरीर 20 डिफरेंट टाइप के एमाइनो एसिड्स होते हैं। उसमें कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। और ये जो और दूसरा तीसरा ये है इसका इस आर्टिकल का टेक अवे कि इस स्ट्रक्चर के पता होने से क्या हो जाएगा। लाइक हाउ द नोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन विल रिवोल्यूशनाइज द फील्ड ऑफ प्रोटीन केमिस्ट्री। तो दीज आर द बेसिक थ्री टेक अवेज दैट व्हाट इज अल्फा फोल्ड, व्हाट इट डज, एमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन कैसे बनता है, what are different levels of protein structure, primary, secondary, tertiary, quaternary, and then what will happen if we will know the structure of the protein, how it will be revolutionize the protein chemistry. तो ये important take away है इस article का basically.
तो इस पे मैंने कुछ क्वेश्चन जनरली आप देखोगे तो जनरली यूपीएससी आस्क क्वेश्चन फ्रॉम लेटेस्ट साइंटिफिक डोमेन लाइक एरियल मेटाजोनोमिक्स के ऊपर पूछा गया था ये क्वेश्चन, क्योंकि वो उस वक्त चर्चा में था तो इस पे क्वेश्चन आया। तो मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया है विथ रेफरेंस टू अल्फा फोल्ड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग 3D स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन, इट इज यूज फॉर ड्रग डिस्कवरी। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट, और ये आपको इस न्यूज़पेपर में भी आज मिल जाता अगर आप इसको पढ़ते। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। गौरव सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आपसे जी कि सर। ये नोबेल प्राइजेस की एक एक करके जो बताया जा रहा है कि फिजिक्स में इनको मिला है, केमिस्ट्री में इनको मिला है, केमिस्ट्री का पर्टिकुलरली क्योंकि आपका आर्टिकल भी उससे रिलेटेड है, तो आप थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं कि केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज इस बार मिला है उसका स्पेसिफिक क्या सिग्निफिकेंस है? सर इसकी इसकी मतलब पहले जो हम लोग प्रोटीन स्ट्रक्चर पता करते थे वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के मेथड से करते थे, तो जो टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो ये जो एल्गोरिदम बेस्ड मेथड है ये बहुत तुरंत ये स्ट्रक्चर बता देता है। स्ट्रक्चर पता होने के क्या फायदे हैं, ड्रग डिस्कवरी में बहुत ज्यादा इसका यूज है। बिकॉज यू नो कि हम ड्रग तभी बना पाएंगे जब हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जान पाएंगे। और क्या होता है, एक लॉक एंड की हाइपोथेसिस होता है कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है और जो हम ड्रग बनाते हैं वो उसको की तरह बाइंड करता है। तो अनलेस अंटिल वी डोंट नो द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन विच वी वांट टू टारगेट, वी वोंट बी एबल टू मेक अ ड्रग, प्यूटेटिव ड्रग जो जाके बाइंड कर पाए। तो ये ड्रग डिस्कवरी को बहुत मल्टीफोल्ड इंक्रीज कर देगा, उस रिसर्च को बहुत इंक्रीज कर देगा, बीट कैंसर और एनी अदर एड्स, किसी भी चीज में ये काफी हेल्पफुल रहेगा। तो ये इस लिहाज से बहुत मॉन्यूमेंटल एक अचीवमेंट है सर। देन हम इंडियन एक्सप्रेस का ही एक सेकेंड आर्टिकल है। इट इज मेंशन दैट ऑनरेबल प्रेसिडेंट विल विजिट अल्जीरिया, मलावी एंड मॉरिटिना। तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन कंट्रीज का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड रिगार्डिंग अरेंज दिस कंट्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट। तो एक तरह का इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा बन सकता है कि इन कंट्रीज के इर्द गिर्द कंट्रीज क्या है, तो उसके नेबरिंग कंट्रीज से बेस करके क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा जो और इसका पहलू है वो है इंडिया और अफ्रीका का इन जनरल एक आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेशनशिप है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वे इंडिया हेल्प्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ द अफ्रीका। तो ये यहाँ पे वो भी लिखा है। और तीसरा ये है कि ये जो प्रेसिडेंट मलावी जाएंगी तो मलावी में शी विल विजिट कल्चरल एंड हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेक मलावी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट लेक्स में से लेक मलावी आता है। तो लेक मलावी का क्या लोकेशन है, इर्द गिर्द कौन सी कंट्रीज है, दे शुड नो। और इस पे हम देखेंगे क्वेश्चन जनरली बनते हैं, और प्रीवियसली 2023 में क्वेश्चन आया है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन, ऐसे करके 4 कंट्रीज के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फिर आप देख सकते हो ऐसे करके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन करके पूछा गया है आपसे कि बैंकॉक, हैनोई, जकार्ता, इनको सजाने के लिए बोला गया है। तो ये जो 3 कंट्रीज है इनके आप सिटीज नोट करें, इनके कैपिटल नोट करें, हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है। एंड देन मेन स्पेसिफिक भी काफी क्वेश्चन इंडिया अफ्रो रिलेशन को लेकर रहता है। तो दिस वाज क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2021 दैट इफ द लास्ट फ्यू डिकेड्स वेयर ऑफ एशिया ग्रोथ स्टोरी, नेक्स्ट फ्यू आर एक्सपेक्टेड टू बी अफ्रीकाज। तो इंडिया का क्या रोल है अफ्रीका में, जनरली हमें इंडिया सेंट्रिक अफ्रीका के बारे में पढ़ाई करना है, तो ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिस इज द बेसिक टेक अवे फ्रॉम both these articles, and now I'll invite Kanhaiya sir, Manish sir to take this discussion forward. Thank you, Gaurav sir. I am going to discuss 2 articles. One from Hindu. जो पहला आर्टिकल है वो हिंदू का एडिटोरियल है आज का। इसमें जो इंडिया में मेंटल हेल्थ का इश्यूज है इससे रिलेटेड है। इन दिस आर्टिकल द ऑथर द इट इज वेरी वेल हाईलाइटेड कि व्हाई इंडियन आर फेसिंग दैट मच मेंटल इशू, और इसमें यूथ का जो मैटेरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल की तरफ रुझान है उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने लैंसेट में एक जो साइकियाट्रिक कमिटी है उसमें उन्होंने एक डेटा फाइंड आउट किया है। According to them, over 197 million people suffer from conditions such as depression, anxiety, and substance
इन सब्सटेंस एब्यूज इन आवर कंट्री। तो ये जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो लैंसेट के द्वारा मिलता है। The second part of this article is कि why we are suffering with that high mental issues in our country। तो इसमें रिलेट किया है कि the relentless pressure of urban living plus financial instability and fierce competition are significant contribution। जो हमारा आज का लाइफ स्टाइल है प्लस along with the materialistic सोच है, इस कारण से ये बहुत हाई लेवल पे बढ़ रहा है अपने कंट्री में। सेकेंड, इसमें इन्होंने हाईलाइट किया कि मेनी फील आइसोलेटेड एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर कम्युनिटी एक्सपीरियंसिंग प्रोफाउंड सेंस ऑफ पर्पसलेसनेस। क्योंकि हमें लगता है कि देयर इज नो पर्पस ऑफ आवर लाइफ। तो ये दो फैक्टर है जिसके कारण ये लार्ज स्केल में अपने कंट्री में पाया जाता है। प्लस पीपल चेज मेंटल मटेरियल वेल्थ फॉर सोशल वैलिडेशन। जैसे होता है ना, हमने गाड़ी खरीद लिया तो अब हमें हमारी एक अलग रिकॉग्नाइजेशन होगा, तो हम इन सारी फैक्टर्स के पीछे भाग रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट्स इन्होंने दिया है जो रीजन है मेंटल हेल्थ का। उसके बाद से इन्होंने एड्रेस किया कि हाउ वी कैन कॉन्कर दिस प्रॉब्लम। तो इसमें इन्होंने हाईलाइट किया कि व्हाट रोल सोसाइटी कैन प्ले। तो इन्होंने कहा टू एड्रेस दिस क्राइसिस वी मस्ट शिफ्ट फोकस फ्रॉम इंडिविजुअल सक्सेस टू कलेक्टिव वेलबींग। तो जो मटेरियलिस्टिक और जो भागम भाग लगी है ये कम होगा और कलेक्टिव वेलबींग के कारण ये स्ट्रेस फैक्टर कम होगा। एक एग्जांपल है ब्राजील का, जिसमें वहां पे कम्युनिटी गार्डन जो ये एक स्कीम चला, उसमें वहां से बहुत हेल्प मिला लोगों को ये जो स्ट्रेस है इससे बाहर निकलने में। तो इन इंडिया वी कैन ऑल्सो टेक सच इनिशिएटिव से कि इफ वी आर इन ए ज्वाइंट फैमिली तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है बाय द मेंबर ऑफ फैमिली। तो वहां पे क्या होता है कि हम उतने ज्यादा स्ट्रेस नहीं फेस करते। तो उन्होंने हाईलाइट किया पीपल शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपीरियंसेस रिड्यूसिंग प्रेशर टू कम्पीट फॉर इंडिविजुअल सक्सेस। वहां पे हम ग्रुप सक्सेस के पीछे भागते हैं, नॉट आफ्टर द इंडिविजुअल सक्सेस। तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे मिला। प्लस यहाँ पे लास्ट में वे फॉरवर्ड के लिए यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो इसको स्टूडेंट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि कैसे सोसाइटी से मतलब अगर हम कनेक्टेड रहें तो लोन जो हमारा अकेलापन है वो खत्म होता है। प्लस व्हाट हाउ गवर्नमेंट कैन टेक सम प्रोडक्टिव स्कीम सो दैट द जो पर्पसलेसनेस का फीलिंग है वो खत्म हो जाएगा। तो ये 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन के लिए मिलता है। मेंटल हेल्थ और हेल्थ बहुत से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं मेनली यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में। फॉर एग्जांपल 2015, 18, 19 और 2020 में क्वेश्चन था, जिसमें से 20 का क्वेश्चन था इन ऑर्डर टू इनहांस द प्रोस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट साउंड एंड एडिक्वेट हेल्थ केयर पॉलिसीज आर नीडेड इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक मटेरियल हेल्थ केयर डिस्कस। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। पेपर 1 से भी रिलेट करता है, पेपर 2 से भी रिलेट करता है, गवर्नमेंट पॉलिसी से। तो जो दूसरा आर्टिकल है ये इंडियन एक्सप्रेस मनीष से सर, है। इसमें क्या एक क्वेश्चन था कि इज देयर एनी लीगल फ्रेमवर्क रिगार्डिंग दिस मेंटल हेल्थ इन इंडिया? यस, इंडिया हैज इट्स मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, जिसके अंडर मेंटल जो भी इश्यूज होती है उसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, दूसरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से है। इसमें क्या हुआ है कि जो वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड है WWF, इनका एक वेनियल लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट आता है। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ देती है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया है। तो इन्होंने इसमें क्या किया कि सिलेक्टेड नंबर ऑफ जो स्पीसीज हैं उनकी पॉपुलेशंस को इन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्होंने पाया है कि लास्ट 50 ईयर्स में 73% जो ये है उनके पॉपुलेशन डिक्लाइन किया है ना। तो इसमें जो की टेक अवे है उसमें है कि इंडिया के 3 वल्चर्स हैं जिसकी पॉपुलेशन में रिडक्शन देखा गया है। ये है व्हाइट रम्प्ड वल्चर, उसके बाद से इंडियन वल्चर एंड द स्प्लेंडर विल्ड वल्चर। ये तीनों के पॉपुलेशन में बहुत लार्ज स्केल पे रिडक्शन हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने हाईलाइट किया है कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस पॉपुलेशन डिक्लाइन। तो इसमें है कि हैबिटेट लॉस है इनका, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, इन्वेसिव स्पीसीज, डिजीज वेयर द डोमिनेंट ड्राइवर्स। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिन कारण से पॉपुलेशन डिग्रेड हो रहा है और डिक्लाइन कर रहा है। जो डिक्लाइन हुआ है इसमें क्या हुआ है कि जो फ्रेश वाटर में सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ है जो स्पीसीज है, उसके बाद से टेरेस्ट्रियल वाटर के स्पीसीज में हुआ है, सबसे कम जो मैरीन पॉपुलेशन है उसके पॉपुलेशन में डिक्लाइन नोटिस किया गया। प्लस इन्होंने ये भी फर्दर एक कॉशन आप कह सकते हैं कि जारी किया है कि
दिस स्मॉल चेंज जो हो रहा है इट में लीड टू सम लार्ज स्केल क्या बोलते हैं टिपिंग पॉइंट पे लेके जाएगा, जहां से फिर रिवर्सल बहुत मुश्किल होगा। तो इस रिपोर्ट में हमें ये सारी चीजें मिलती है। एज वी नो कि स्पीसीज इन न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन, मेनली इन प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में पिछले मतलब आप कह सकते हो कि एवरी ईयर दे आर आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो हमें जो इंडियन के वल्चर्स की जो पार्टिकुलरली तीन जो इसमें स्पीसीज का नाम दिया गया है, जो बहुत लार्ज स्केल पे जिसका वो पॉपुलेशन डिग्रेड हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, ये हमें याद करना जरूरी है। प्लस मेंस में हम लिख सकते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स बिकॉज ऑफ दैट पॉपुलेशन जो है वो डिग्रेड हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। ये हम यहाँ से इंपॉर्टेंट टेक अवे ले सकते हैं। विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडे सेशन। थैंक यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग।